मुझे 1 लाख का भी टेस्ला खरीदना है तो मैं डायरेक्ट खरीद सकता हूँ। हाँ, खरीद सकते हो। इंडियन मार्केट छोड़ के बाहर के मार्केट में क्यों जाए? AMD एक कंपनी है, 100 बिलियन प्लस कंपनी है। वो एक दिन में अप डाउन गई फ्रॉम 30% टू 20%। लास्ट 1 साल 5 साल या 10 साल के क्या रिटर्न्स रहे यूएस मार्केट के? यूएस मार्केट ने लास्ट 20 साल में 11.5% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 साल में 15% दिया है। मतलब मच बेटर देन इंडिया। बाकी चाइना देखो तो चाइना ने लास्ट 5 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है एनुअली। कोरिया देखो तो 2-3% रिटर्न है। इंडियन मार्केट के अलावा यूएस मार्केट जैसे चल रहा है उसमें कोई डिफरेंस है? वो वहां आपको 4 करोड़ का इंश्योरेंस आपके ब्रोकरेज अकाउंट में मिलता है। 1 लाख रुपए अगर मैंने इंडिया में इन्वेस्ट करे और मुझे एक्स रिटर्न मिली वो, और वर्सेस मैं 1 लाख बाहर कर रहा हूँ, तो करेंसी वाइज मेरे को क्या फायदा या नुकसान है? बहुत सारे लोग तो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि अरे इलीगल लगता है, अरे कुछ फॉरेक्स का लफड़ा है, पता नहीं क्या लफड़ा है। तो यूएस के अलावा मान लो चाइना मार्केट में काम करना चाहे तो कर सकते हैं। टैक्स कितना लगेगा और कहाँ लगेगा? तो यूएस में कुछ नहीं लगेगा। इंडिया में क्या तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट का? 1 लाख रुपए लेके मैं क्या करूँ? फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा? 2 की स्टेप्स होते हैं। एक है मैं अकाउंट खोल रहा हूँ ब्रोकरेज पे, कितना टाइम लगेगा? इंस्टेंट। अमेजन का एक शेयर $4,000 का है, आप एक बार में नहीं खरीद सकते, आप $400 करके 1/10 भी खरीद सकते हो। ये जो ऑप्शन है मुझे वेस्टेड के थ्रू ही मिल रहा है या डायरेक्ट भी यहाँ खरीदूंगा तो ऑप्शन है? फ्यूचर ऑप्शन वगैरह ये चीजें हो सकती है? नहीं। हर इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है कि एक ही कंपनी में सारे पैसे मत लगाओ, अलग अलग कंपनियों में लगाओ। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी आता है कि भैया ऐसे तो आप सारे पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, कल को कुछ हो गया तो थोड़े पैसे इंडिया के बाहर भी तो लगाओ, जगह का भी तो डाइवर्सिफिकेशन करो। ये कहना है मिस्टर विराम शाह का, जो कि फाउंडर एंड CEO है वेस्टेड के, जो कि आज की रेट में 1000 करोड़ का स्टार्टअप है, जो कि आपकी मदद करता है कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने इनके साथ एक डिटेल पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और उसमें हमने ये चीज पूछी कि भैया इंडिया के मार्केट में ही सारा पैसा क्यों न लगाएं, हमें बाहर मार्केट में लगाना चाहिए क्या? बाहर में कहां लगाएं? यूएस मार्केट में लगाएं, चाइनीज मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में? क्या इंडिया का आदमी बैठ के यूएस में स्टॉक खरीद सकता है? और अगर खरीद सकता है तो कैसे, क्या तरीका है? खरीदने में क्या चार्ज है, बेचने में क्या चार्ज है, टैक्स किस पे लगेगा? यूएस गवर्नमेंट लेगी या इंडियन गवर्नमेंट लेगी? तो अगर आपके मन में है कि आपके पोर्टफोलियो में भी टेस्ला, अमेजन और बड़ी बड़ी यूएस कंपनियों के शेयर्स हो और पूरे ग्लोबल मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट हो, तो ये पॉडकास्ट आपको गाइड करेगा कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आपको आज की क्लास में सिखाते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सीधे उस व्यक्ति से जिसने इसी बेस पे 1000 करोड़ का धंधा खड़ा किया है। वेलकम विराम भाई टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। विराम जी देखो, वेस्टेड के बारे में आई नो एवरीथिंग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बट जो कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या वेस्टेड के बारे में सुन रहे हैं, उनके लिए आप बताइए वेस्टेड क्या करता है? हाँ, तो बेसिकली आफ्टर अभी 6 साल हो गए हमें, तो उन 6 साल में नाउ आफ्टर सोल सर्चिंग हमने फिगर आउट किया है कि यार हाउ डू वी पुट आर व्हाट वी डू इन वन सिंगल लाइन, एंड नाउ व्हाट वी केम अप विद इज दैट वी आर बेसिकली अ ग्लोबल इन्वेस्टिंग स्पेशलिस्ट फॉर इंडियंस। तो ईच वर्ड हियर इज इंपॉर्टेंट। तो एक हम क्या करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग। लोगों को इंटरनेशनली कुछ भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए हो, लोगों को कनेक्ट करना, ग्लोबली बाहर वाले लोगों को इंडियन अपॉर्चुनिटीज चाहिए हो, तो कुछ भी ग्लोबल इन्वेस्टिंग में दैट इज आवर फोर्टे। वी आर अ स्पेशलिस्ट। तो मतलब हमारा ये पूरा मेन कोर्स यही है, साइड डिश नहीं है। इंडिया के बाहर कुछ भी करना है, इन्वेस्ट करना है तो हमें याद करो। हाँ, और बाहर वाले लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो तो भी हमें याद करो। वो नया बिजनेस है जो ग्रो हो रहा है, पर मेन अब है कि इंडिया में बाहर जो चाहिए वो लास्ट 6 साल से हम करते जा रहे हैं। अब सर इसमें मेरा एक सवाल आता है कि भाई इंडियन मार्केट तो इतना बूम कर रहा है, हाँ। वो खुद ही इतना सुपर बुलिश है, कई बाहर के लोग कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग एज फास्ट, तो ऐसे टाइम पे हम इंडियन मार्केट छोड़ के बाहर के मार्केट में क्यों जाएं? तो ये हम लोग को हर बार ऐसा सवाल आता ही है कि मतलब क्यों करे इन्वेस्ट। अब लास्ट 1 साल में वो सवाल कम हो गया है क्योंकि इंडियन मार्केट थोड़े फ्लैटिश रहे हैं, तो लोगों को अच्छा दिख रहा है कि हाँ अब देखना चाहिए था हमें इंटरनेशनली, तो वो ऑटोमेटिकली आंसर हो चुका है। बट हम क्या देखते हैं ना कि तो 2-3 अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। तो उन अलग टाइप इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि तो एक होता है जिसको मल्टी बैगर्स ढूंढने हैं, कंपनीज ढूंढनी है, राइट। तो वो जो अपना रिसर्च करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए यही होता है कि यार अच्छे बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड क्रिएट हो रहे हैं। आज तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, मतलब आपको लैपटॉप मिल गया, इंटरनेट मिल गया, आप कहीं से भी बिजनेस बना सकते हो, राइट। जैसे स्पॉटिफाई यूरोप से आया है, ब्राजील से काफी फिनटेक्स आ रहे हैं, यूएस तो है ही, BYD चाइना में बन रहा है। तो
एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर्स और एक्सीलेंट बिजनेसेस कहीं पे भी बन सकते हैं। तो जो कंपनीज जो मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, जो उनको रिसर्च करने में मजा आता है, उनके पास अब पूरी दुनिया का रिसर्च है और उनके पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो वो एक जो मैं वो टाइप का इन्वेस्टर हूँ। मुझे मजा आता है कंपनीज अंडरस्टैंड करना। आई एम श्योर आप तो हो ही वैसे टाइप के। तो काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स है दुनिया में और काफी इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो उनको चला रहे हैं। तो वो एक्सेस मिलना एक इंपॉर्टेंट है। बाकी एक जनता है जो बस पैसिवली इन्वेस्ट करती है, राइट, जो म्यूचुअल फंड्स में डालती है, ईटीएफ्स में डालती है। तो उनके लिए मैं यही बोलता हूँ और उनके लिए हम एजुकेट यही करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। आपका गोल क्या है? आपको रिस्क कम करना है और रिटर्न सबसे ज्यादा लाना है। उस रिस्क को कम करने के लिए आप एक ज्योग्राफी पे भी ज्यादा रिस्क ले रहे हो, वो भी सही नहीं है। और आज की दुनिया में वी बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट कि आज मल्टीपोलर दुनिया है। मल्टीपोलर क्या होता है? बेसिकली आज एक सुपर पावर शायद नहीं रहेगा, इन द फ्यूचर रहेंगे मल्टीपल सुपर पावर्स। तो फिर आपका पोर्टफोलियो भी एक ही सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफी में एलोकेटेड नहीं रह सकता, राइट? आपका पोर्टफोलियो भी मल्टीपोलर होना चाहिए। तो समबडी हु जस्ट इज पैसिवली इन्वेस्टिंग, उनके पास, और मैं नहीं कहता हूं कि पूरा पोर्टफोलियो इंटरनेशनली डाल दो, मेजोरिटी इंडिया में ही रहेगा और इंडिया की अपॉर्चुनिटी है ही, बट 10-20-30% तो आप इंटरनेशनली देखना चाहिए। तो ये दूसरा टाइप का इन्वेस्टर हुआ। और तीसरा है जो ट्रेडर है। तो आज की दुनिया में ऑफ कोर्स इंडिया में वो F&O ट्रेडिंग एक्सेट्रा करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। वो इंटरनेशनली आप नहीं कर सकते ड्यू टू रेगुलेशंस आरबीआई के। आप इंटरनेशनली मार्जिन बोरो नहीं कर सकते, F&O नहीं कर सकते। तो फिर उनके लिए फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ट्रेडर हो और आप ये प्रोफेशनली करते हो, तो ग्लोबल मार्केट्स में काफी अप एंड डाउन होता है और काफी अपॉर्चुनिटीज आती है उस चीज की वजह से। जैसे अभी रिसेंटली AMD एक कंपनी है विच इज मैसिव, 100 बिलियन प्लस कंपनी है। वो एक दिन में अप डाउन गई फ्रॉम 30% टू 20%। और तो उस स्केल पे इतना वॉलिटिलिटी, विच मीन्स यू गेट अपॉर्चुनिटीज। सो एज अ ट्रेडर इफ यू आर डूइंग दिस, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ है इंटरनेशनली। तो सबके लिए देयर इज अ रीजन फॉर देम टू लुक इंटरनेशनली। तो कुल मिला के मतलब अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में तुम ढूंढ रहे हो, तो पूरा दुनिया ढूंढो ना, इंडिया में क्यों रुके हो? दैट्स द मैसेज। करेक्ट। ओके सर, लास्ट 5 मार्केट, अगर मैं रिटर्न की बात करूँ यूएस मार्केट में, लास्ट 1 साल, 5 साल या 10 साल के क्या रिटर्न्स रहे यूएस मार्केट के? इसके 2-3 चीजें हैं। एक है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड इक्विटी देखें, लास्ट 20 साल में देखें, डॉलर में देखें, क्योंकि करेंसी का भी इंपैक्ट पड़ता है। डॉलर में देखें तो वर्ल्ड वाइड 8% दिया है ईयर ऑन ईयर इक्विटीज ने। वो जो नॉर्मल इक्विटीज है, एक्चुअल एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए। आजकल लोगों का थोड़ा चेंज हो चुका है, बट 8% इज व्हाट वर्ल्ड वाइड इट हैज गिवन। नाउ इंडिया और यूएस ऐसे 2 मार्केट्स है विच हैव डन बेटर। इंडिया ने कुछ 10-12% ऑन अ लेट्स से 5-10 ईयर्स होराइजन देखो तो इन डॉलर टर्म्स, रुपी टर्म्स में ज्यादा दिया है, बट रुपी का वैल्यू कम होता गया तो वो थोड़ा कम हुआ है डॉलर टर्म्स में। यूएस मार्केट्स ने लास्ट 20 साल में 11.5% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 साल में 15% दिया है। तो लास्ट 5 साल तो काफी मतलब मच बेटर देन इंडिया। हाँ, तो इंडिया वाइल इट इज मच बेटर देन ऑल अदर कंट्रीज, यूएस हैज आउट परफॉर्म्ड इंडिया आल्सो। मतलब यूएस नंबर 1, इंडिया नंबर 2 एंड रेस्ट ऑल अदर 3-2 लॉस। बाकी चाइना देखो तो चाइना ने लास्ट 5 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है एनुअली। कोरिया देखो तो 2-3% रिटर्न है। तो एक्चुअली जो मार्केट्स ने परफॉर्म किया है, यूरोप हैज डन डिसेंटली वेल, बट एक्चुअली जो 20 साल में मार्केट्स में परफॉर्म किया है वो यूएस और इंडिया है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट को मोटा मोटी लोग जानते हैं कि यार ऐसे चलता है ऐसे चलता है, इंडियन मार्केट के अलावा यूएस मार्केट जैसे चल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस है फंक्शनल में, चीजों में? या अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं कि यार इंडियन मार्केट कैसे चलता है, यूएस कैसे चलता है, तो कोई डिफरेंस या सिमिलरिटी बता पाएंगे? एक्चुअली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जैसे सेटअप किया गया है, इन माय ओपिनियन इंडिया का स्ट्रक्चर एक्चुअली बेटर है। तो इंडिया में जो हमारे पास CDSL NSDL है, तो डिपॉजिटरीज है। बेसिकली एक ब्रोकर होता है जहां आप खरीदते हो बेचते हो, बट उसके अलावा एक और एंटिटी है जो आपके शेयर्स होल्ड कर रही है और आप इंडिपेंडेंटली वो एंटिटी के साथ बात कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि भाई मेरा सब सही है कि नहीं है। तो वो स्ट्रक्चर इज अ वेरी इवॉल्व स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड द डिपॉजिटरी मॉडल। अब यूएस वाला जो स्ट्रक्चर है वो पुराना स्ट्रक्चर है इन अ वे दैट द मार्केट स्टार्टेड देयर अर्लियर। तो वहां एक दूसरा स्ट्रक्चर है विच इज अ कस्टोडियन स्ट्रक्चर, जहां पे जो ब्रोकर है वो ही आपका ट्रस्टेड एंटिटी है। वहां से ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपकी सही इंफॉर्मेशन है और उसके ऊपर ही रेगुलेटरी ओवरसाइट है। पीछे एक कस्टोडियन है जो 10 ब्रोकर 15 ब्रोकर के शेयर्स होल्ड कर रहा होगा, बट आप वो कस्टोडियन से डायरेक्ट बात नहीं कर पाओगे जैसे आप यहाँ डिपॉजिटरी से कर पाते हो। तो दोनों मॉडल्स अलग है। आई फील इंडियन मॉडल इज बेटर इवॉल्व्ड, बट ऑफकोर्स यूएस मतलब आज कितना 40 ट्रिलियन का मार्केट कैप है और वहां का रेगुलेटर काफी स्ट्रिक्ट है, तो वो ओवरसाइट रखता है इन चीजों में टू मेक श्योर कि कुछ गड़बड़ ना हो। दूसरी बात एक है, हर ब्रोकरेज अकाउंट जो यूएस में खोलते हो, आज इंडिया में ये एफडीज के अगेंस्ट आपको 5 लाख का जो इंश्योरेंस मिलता है वो वहां
आपको 4 करोड़ का इंश्योरेंस आपके ब्रोकरेज अकाउंट में मिलता है, तो कुछ भी अगर हो भी गया वर्स्ट केस, तो वो इंश्योरेंस आपको किक इन करके हेल्प कर देगा। तो थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है दोनों में, मतलब 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस किसी पे? ब्रोकरेज अकाउंट पे। आपके होल्डिंग्स पे। ठीक है। कुछ भी हो गया और पता चला कि कस्टोडियन के पास भी आपके होल्डिंग्स नहीं है, तो वर्स्ट केस ये इंश्योरेंस किक इन करता है। आई थिंक 1 या 2 बार हुआ है पूरे हिस्ट्री में। मतलब कुल मिला के आपके पास 4 करोड़ रुपए तक के शेयर्स अगर वहां पे पड़े हैं तो इंश्योरेंस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कैश का 2 करोड़ है और शेयर्स का 2 करोड़ है। तो कैश पड़ा रहता है अगर अकाउंट में तो 2 करोड़ तक वो है, और शेयर्स 2 करोड़ तक, ऐसे है split। ग्रेट। लेकिन सर अभी जैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की कि जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करो, जैसे आपने भी कहा चाइना में अगर कोई चाइना का इन्वेस्टर है 100% चाइना में इन्वेस्ट करता है तो 5 साल तो नेगेटिव में बैठा है। अगर वो डाइवर्सिफाई करता यूएस या कहीं इंडिया तो उसको कुछ मिल जाता। तो सेम इंडिया के साथ भी कभी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव मिले, लेकिन ऐसा करने के लिए तो इन्वेस्टर नॉर्मली एचएनआई इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो इंडिया में डालो 70-80 लाख, 10-20 लाख बाहर डाल दो। तो आपके एचएनआई कस्टमर ही करते हैं या जो नया जो आज बंदा मान लो 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है वो भी कर सकता है? वैसे कर तो कोई भी सकता है, ऐसे मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे एंड से कोई भी नहीं है। तो हमने देखा है पूरा रेंज है, मतलब एचएनआई इन्वेस्टर तो है ही, बट एवरेज अगर आप देखो हमारा पोर्टफोलियो साइज करीबन आई थिंक $9,000-10,000 होगा, तो मतलब 8 से 10 लाख होता है। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट कि फुल्ली रिटेल जनता है, तो थोड़ा इवॉल्व होना जरूरी है। मतलब आप अगर 1 लाख है तो चालू करिए, इज व्हाट आई वुड से, बिकॉज आपको डिस्क्लोज करना होता है जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो कि मेरे पास ये फॉरेन एसेट है। अब जो पर्सन ऐसे ही म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहा है 500 रुपए की, उसके लिए ये वेल सूटेड नहीं है। उसके लिए वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इंटरनेशनली इन्वेस्ट करे तो बेटर है। डायरेक्टली अगर आपको कुछ चाहिए तो थोड़ा अमाउंट हो तो बेटर हो सकता है, बट हमारे एंड से कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जिसको आना है वो चालू कर सकता है, और लोग स्मॉलर अमाउंट से भी करते हैं। लेकिन मेजोरिटी, अगर मैं आपके डेटा की बात भी, आपके टोटल अभी कितने रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, और मैं अगर मैं डेटा की बात करूं तो कौन जो पहले एचएनआई वाले कौन कितने और रिटेल वाले कितने हैं? हम एक्चुअली रिटेल वैसे तो नहीं, तो बेसिकली रिटेल हम देखते हैं कि यार $1,000 के नीचे किसका पोर्टफोलियो साइज है, फिर 1,000 टू लेट्स से $20,000 इज सॉर्ट ऑफ अ मिडिल सेगमेंट, और 20,000 के ऊपर हम एचएनआई बोलते हैं। ठीक है। तो मेनली हमारा जनता है 1,000 टू 20,000 वाला जनता है। तो वो अब उसको बीच में सेगमेंट कैसे करते हैं पता नहीं। कोई लोग उसे एफ्लुएंट बोलते हैं, कोई मैस एफ्लुएंट बोलते हैं। हर पर्सन का सेगमेंटेशन अलग होता है। 1,000 से नीचे वाले कितने % है? 1,000 से नीचे वाले होंगे कुछ 40% जितने होंगे। मतलब काफी है, मतलब फिर भी 1,000 से नीचे हो गया, मतलब यानी जिसका 90,000 या उससे नीचे का इन्वेस्टमेंट है, ऐसे भी 40% लोगे तो काफी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि तो आप देखोगे तो एवरेज एक्चुअली डिपॉजिट साइज कुछ $700 to $1,000 होता है। तो एक टाइम पे आप चालू करोगे तो उतना डालोगे, तो लोग ओवर टाइम बिल्ड करते हैं अपना पोर्टफोलियो। अच्छा, एज वाइज बात करें तो मिलेनियल्स आपके पास ज्यादा है या फिर आपको जो सीनियर जो करने वाले वो ज्यादा है? ये एक्चुअली काफी फैसिनेटिंग है। तो हमने अपने सोचा था कि यार ये एज ग्रुप वाले लोग आएंगे, बट ओवर 6 years हमने रियलाइज ये किया है कि एज इज नॉट द मेट्रिक जिससे हमें पता चलता है कौन सा कस्टमर करेगा। इट्स एक्चुअली उसका फाइनेंशियल एजुकेशन कैसा है। और वो 20 साल वाला भी कोई हो सकता है जिसने खुद रिसर्च करके समझ लिया है कि भाई इक्विटीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके आगे क्या करना चाहिए इंटरनेशनल इक्विटीज, या फिर 65-year-old somebody who's retired also can be equally likely to come to our platform। तो एक्चुअली हमारा एज रेंज काफी वाइड है। 20 साल के लोग भी करते हैं और 60+ के लोग भी उतने ही है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है। मतलब एज की कोई बात ही नहीं है, नहीं, टेक्नोलॉजिकल वाली बात है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। इवॉल्व कितना हो आप, कितना खुद को सीखने की इच्छा कितनी है, दैट इज द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट। तो आप देखते हैं करेंसी रिस्क कैसे मैनेज होता है? मतलब करेंसी से मुझे, जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन का मुझे फायदा होता है, नुकसान होता है, एक एग्जांपल से बताओ कि मान लो 1 लाख रुपए अगर मैंने इंडिया में इन्वेस्ट करे और मुझे एक्स रिटर्न मिली वो, और वर्सेस में 1 लाख बाहर कर रहा हूँ, तो करेंसी वाइज मेरे को क्या फायदा या नुकसान है? तो ये हाँ ट्रेडिशनली फायदा रहा है लोगों के लिए। अब अगर आप लास्ट 20 साल देखो रुपी वर्सेस डॉलर, तो टिपिकली बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, ग्रोथ रेट ज्यादा रहता है, तो रुपी डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट करता है। तो हमने जब चालू किया था 2019 में, तब 70 था डॉलर का कॉस्ट, अब 90 ऑलमोस्ट टच हो रहा है। तो अर्लियर 40 रुपीज भी हुआ करता था, राइट। तो ओवर टाइम हमने देखा है कि 3 से 4% रुपी डिप्रिशिएट करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो उसका मतलब यही हुआ कि अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आपके अगर $100 है, तो वो $100 पे अगर आप रुपी में कन्वर्ट करो तो आपको 3 से 4% ज्यादा हर साल मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं मैंने यूएस मार्केट में 12% कमाया इन डॉलर टर्म्स, तो अगर रुपी टर्म करता हूं तो वो 15 हो जाता है। करेक्ट। 3% करेंसी का बढ़ जाता है, ऐसा? करेक्ट।
Correct. और सर इसमें मतलब देखो कई लोग तो ऐसा कई टाइम ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है। गवर्नमेंट का इंस्टेंस क्या है कि बहुत सारे लोग तो शायद इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि हाँ अरे इलीगल लगता है, अरे कुछ फॉरेक्स का लफड़ा है, पता नहीं क्या लफड़ा है, हमारे ईडी नहीं आ जाए यार, ये क्या है, ये हाँ विदेशों से पैसा आना जाना लफड़े की चीज है। तो हाँ ये इसकी लीगलिटी क्या है? हाँ, ये एक आई मीन मिथ ही है कि ऐसा एनहेंस्ड सॉर्ट ऑफ स्क्रूटिनी आ जाता है एज लॉन्ग एज प्रॉपर डिस्क्लोजर्स लोग कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है आप आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो आरबीआई डिसाइड्स कि कौन पैसा बाहर भेज सकता है किस चीज़ के लिए। तो उसके अंडर उनका एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस स्कीम करके है। उसके अंडर आप $2.5 लाख साल के भेज सकते हो। उस पैसे से या तो आप अपने जैसे चाइल्ड का एजुकेशन फीस भी भरो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो वही कोटा में से निकलता है, या फिर इन्वेस्टमेंट भी वही लिमिट के अंडर आ जाता है। $2.5 लाख यानी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास आप इंडिया के बाहर भेज सकते हो, किसी भी कंट्री को भेज सकते हैं। किसी भी कंट्री को भेज सकते हो। ठीक है, अब वो चाहे पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, किसी के लिए भेज रहे हो, या करेक्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए भेज रहे हो, कैन बी डन, बट दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। यस, पर पैन कार्ड। सो आप अगर 2 जन हो तो 2 जन देख सकते हो कैसे करना है इन्वेस्ट वैसे। और उसमें एक चीज ये है कि टीसीएस लगता है, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना है, बट 10 लाख के ऊपर आपको एक टैक्स कलेक्शन पे करना पड़ेगा। तो वो अभी 20% है। वो एक एडिशनल टैक्स नहीं है, आप ऑफसेट कर सकते हो, बट वो एक चीज लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। और उसमें वो लोग ने तो आरबीआई ने बताया कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहां उन्होंने साफ साफ बताया है कि आप लिस्टेड सिक्योरिटीज जहां पे भी है वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लीगली इट इज अलाउड। बाकी दूसरी बात आती है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, राइट। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी, कोई भी कंट्री का ये रूल होता है कि आपके अगर फॉरेन एसेट्स है वो आपको डिस्क्लोज करने होते हैं गवर्नमेंट को। तो वो एक स्केड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स इंडिया में होता है जो हम देते हैं हमारे कस्टमर्स को, वो आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना होता है। तो वो डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी कैपिटल गेन्स टैक्स एक्सेट्रा होता है वो जो नॉर्मल मतलब है। गवर्नमेंट कह रही है बता के कर सकते हो, लिमिट के अंदर बता के कर दो, कोई दिक्कत एग्जैक्टली। नहीं। और ये ऐसा है कि भाई यूएस के लिए है या इंटरनेशनल कहीं भी, या कोई मार्केट हाँ है या मना है, ऐसा कुछ है? मार्केट लेवल पे कुछ नहीं है, लिस्टेड जब तक एक्सचेंज पे है तो ठीक है। बाकी आप जैसे बता रहा था, आप डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते तो वो अलाउड नहीं है। आप बोरो नहीं कर सकते, आप एफएक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको करेंसी पेयर ट्रेडिंग करना होता है लोगों को, वो आप नहीं कर सकते हो। तो वो सब चीजें वो क्लियरली साफ बताई गई है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं एकदम जीरो से, मैं हाँ यहाँ से मास्टर क्लास चालू कर रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, यहाँ से चालू करते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, और मैं देख रहा हूँ मैं तो यूएस से ही चालू करना चाहता हूँ। तो 1 लाख रुपए मैं लेके बैठा हूँ, मुझे डालना है यूएस मार्केट में, मैं कैसे करूँ, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक है आप कोई यूएस वाला ही ब्रोकर ले लो, जो मतलब एक ग्लोबल ब्रोकर है, यूएस मेन बेस है उसका। तो 2-3 प्लेटफॉर्म्स है ऐसे, वहां पे जाके आप खुद केवाईसी करो और चालू करो। खुद भी कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, जैसे मान लो मुझे 1 लाख का अभी टेस्ला खरीदना है, हाँ तो मैं डायरेक्ट खरीद सकता हूँ? हाँ, खरीद सकते हो वही। तो प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना पड़ेगा जो भी है? ग्लोबल ब्रोकर बेसिकली को यूज करना पड़ेगा ठीक है। वहां। प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके मुझे? हाँ तो कुछ स्कैम एडवांटेज, तो नहीं हो जाए मेरे साथ? हाँ करेक्ट। और ज्यादा डर तो इसी बात का है कि यार मैं किसी के थ्रू करूं, जाने कौन निकले क्या निकले, हाउ आई कैन बी श्योर? एग्जैक्टली वो सबसे इनफैक्ट रिस्क होता है। इस जैसे कोई रैंडम ग्लोबल ब्रोकर यूज करो तो। और एडवांटेज यही होता है कि समटाइम्स वो चीपर होते हैं फीस वाइज, क्योंकि काफी बड़े होते हैं। और डिसएडवांटेज दूसरा यही होता है कि यार हमारे लिए तो इंडियन इन्वेस्टर इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो नहीं बनाया गया है। तो आप जाके वहां पे शायद मार्जिन और ऑप्शंस भी खरीद लो, वो जो एक्चुअली अलाउड नहीं है इंडिया में। तो आपको पता नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं है, तो वो आप कर लोगे, तो वो इंडिया के लिए नहीं बनाया गया है। तो वो एक डिसएडवांटेज रहता है। और वो ट्रस्ट ऑफ कोर्स आपने मतलब सुना होगा, बट वो यहाँ आके बात नहीं कर रहा है हमारे साथ, इंडियन कस्टमर सपोर्ट नहीं है, सुबह को बात करनी होगी तो यूएस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, वो सब चीजें थोड़ी बहुत हो जाती है वहाँ इशूज। तो दूसरा ऑप्शन, उसका फ्लिप साइड इज अ प्लेटफॉर्म लाइक आवर्स विच इज ऑल्सो अ यूएस ब्रोकर बट मेड फॉर इंडियंस। तो वहां पे इट इज मच मोर लोकलाइज्ड। फीस वाइज वी आर रिलेटिवली अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव बट वेरी सिमिलर। तो वो एक सॉर्ट ऑफ लेट्स से डिसएडवांटेज हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं किसी म्यूचुअल फंड को, अच्छा इंडियन म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ जो वहां डाल रहा है, या वहां के म्यूचुअल हाँ फंड में भी डाल सकता हूँ?
दोनों कर सकते हो वैसे। इजियर ऑप्शन इज इंडिया वाला म्यूचुअल फंड है जो रुपी में आप इनफैक्ट इन्वेस्ट करोगे, और एसआईपी आपका जो है वो चालू रख सकते हो, right? तो ठीक है। वो इजियर ऑप्शन है। मैं इंडियन म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डाला, मान लो मैंने एक हम्म। इंडियन म्यूचुअल फंड है एक्स कंपनी का, मैंने उसमें 1 लाख हाँ रुपए, मैंने कब 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कराता हूँ, हाँ तो वो तो म्यूचुअल फंड वहां पे म्यूचुअल फंड खरीदेगा या स्टॉक करेक्ट। खरीदेगा, ऐसा कुछ है? क्या खरीदेगा? स्टॉक खरीदेगा? टिपिकली वहां एक और म्यूचुअल फंड खरीदता है, अच्छा, तो ये वो वाला म्यूचुअल फंड वहां एक म्यूचुअल हाँ फंड करेक्ट। खरीदेगा और उस म्यूचुअल फंड बाकी बाकी कंपनी खरीदेगा। हाँ तो मेरे तो चार्जेस ही बहुत सारे लग रहे हैं, मुझे ऐसा हाँ लग रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चाहूँ कि यार मेरे को तो एनवीडिया लेना है, लेकिन मैं तो म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, हाँ उसका म्यूचुअल फंड एनवीडिया ना ले, या मुझे तो पूरे पैसे का एनवीडिया लेना है, और हाँ वो हो सकता है कि एनवीडिया मान लो 5% का ही खरीदे, तो अगर ऐसा होता है? हाँ, तो वो ये रिस्क, मतलब रिस्क तो नहीं, मतलब डिसएडवांटेज यही हो जाता है कि आपके पास वो ऑप्शनैलिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कुछ खरीदना अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ तो? और इतने ऑप्शंस भी नहीं है, तो वो डायरेक्टली अगर जाते हो थ्रू अ प्लेटफॉर्म तो वो ज्यादा वैरायटी और ज्यादा कंट्रोल मिलता है आपको। ठीक है। और इसके अलावा देखो, पहला ऑप्शन मैंने बताया कि मैं जाके डायरेक्ट, अभी मैं गूगल करूंगा बेस्ट यूजर इन यूएस, हाँ बेस्ट ब्रोकर इन यूएस, कोई आ जाएगा, करेक्ट मैं उसको बोलूंगा कि भैया ले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे, करेक्ट मेरे जो भी XYZ चार्ज लेगा, लेकिन वह चांस ये है कि मुझे कुछ वो ऐसी चीज बेच दे, उसको तो नहीं पता है, वो तो बेच देगा, करेक्ट। और मेरी गवर्नमेंट मेरे को प्रॉब्लम कर देगी। हाँ तो ये इसका कौन है? डन। हाँ सेकंड है, मैंने इंडिया का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, यस वो उसने जाके वहां का म्यूचुअल फंड या कुछ और खरीद लिया, मुझे जो चार्ज देना था दे दिया। करेक्ट थर्ड चीज हो गई कि मैंने वहीं के म्यूचुअल फंड से कांटेक्ट कर लिया। करेक्ट और चौथी चीज जो अभी आपने बता रहे थे कि आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे करेक्ट वो पहली वाली सर्विस मिल जाएगी, पर थोड़े ट्रस्ट के साथ। करेक्ट That's it। एग्जैक्ट। चलो सर, इसमें अब आपकी वाली सर्विस पे अंदर घुसते हैं, और हाँ कि मान लो मेरे को इन्वेस्ट करना है, अब प्रोसेस क्या है? हाँ आई हैव डिसाइडेड, जीरोड इन, कि यार मैं काम करता हूँ, मैं तो आपके थ्रू स्टार्ट करता हूँ। हाँ अब क्या तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट का? 1 लाख रुपए लेके मैं क्या करूँ? फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा? दो की स्टेप्स होते हैं। एक है आपको अकाउंट खोलना है, जैसे इंडिया में खोलते हो, केवाईसी होता है प्रोसेस, तो वो सब डिजिटली है। अब पहली बार आप इंडिया में बैठ के यूएस का ब्रोकरेज अकाउंट अपने, मतलब टेक्नोलॉजी का पावर देखो, मतलब ऐप से खोल पा रहे हो यहाँ बैठे बैठे। तो जब हमने चालू किया तब वो उसको मतलब 4-5 फॉर्म्स, पेपर फॉर्म्स फिल करके भेजना पड़ता था। नाउ इट इज ऑल डिजिटल। सो केवाईसी करोगे एज द फर्स्ट स्टेप, आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुलेगा यूएस में यहाँ ठीक है। बैठे, एंड इट्स द सेम ब्रोकरेज अकाउंट जो यूएस रेसिडेंट भी खोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटरनेशनली खोल रहे हो तो अलग है आपके लिए, लोअर ब्रोकरेज अकाउंट, कुछ डिफरेंट टाइप का ही मिल मतलब रहा जो है। एक यूएस का बंदा मान लो न्यूयॉर्क में बैठ के जो अकाउंट खोलता है, वही अकाउंट मैंने दिल्ली में Exact- बैठ के खोल लिया। एग्जैक्टली ठीक है, तो डन। वो खुल गया। इसमें चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं? इसके ओपनिंग चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस? उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो, फ्री। अकाउंट यस ठीक है। आप खोल सकते हो। खोलने के चार्जेस नहीं है, साल भर का मेंटेनेंस भी चार्जेस नहीं नहीं है। है। अब मैंने कहा बाय करना है, तो मैं उसमें ट्रांसफर करूंगा पैसे? हाँ एग्जैक्टली तो वो दूसरा स्टेप आता है जो लोगों के लिए शायद कभी कभी नया होता है, कि क्योंकि आप क्रॉस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा भेज रहे हो और रुपी टू डॉलर कन्वर्जन कर रहे हो, राइट? तो आपको वहां पहली बार एक बार आप ट्राई करोगे तो अब थोड़ा फेमिलियरिटी आता है। हमने उसके लिए बैंक्स के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, तो जैसे HDFC, एक्सिस, ICICI, ये सब बैंक्स के साथ हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप किया हुआ है ताकि आप इजीली पैसा ट्रांसफर कर पाओ, ठीक है। और डॉलर कन्वर्जन कर पाओ। तो वो एक जहां पे वो जो LRS में बात कर रहा था, वो यहाँ आ जाता है कि आपका लिमिट है $2.5 लाख का। तो बस आपने रुपी टू डॉलर कन्वर्जन किया, अगर आप 3 बजे के पहले करते हो इनिशिएट, तो शाम तक पैसा आ जाता है। वो कट ऑफ होता है कि उसके पहले मतलब मैंने banks कर बैंक लेते में हैं। पैसा ट्रांसफर किया और बैंक हाँ। ने मेरे उस ब्रोकरेज अकाउंट में पैसा डाल दिया, यही? आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुला होगा, वहां से ही करना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स से आपका एक एक्स अकाउंट खुला हुआ है, वहां पैसे रखो और वो इनिशिएट करो। अगर 3 बजे के पहले करोगे तो आज आ जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट में पैसा आ गया कुल मिला के, मेरे जो ब्रोकरेज अकाउंट था उसमें आ गया। करेक्ट। डन। अब मैं कह रहा हूँ, मैं वहां से 1 लाख, अब जो 1 लाख के मैंने कोई शेयर समझ में आया मेरे को, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। मान लो मैंने एनवीडिया खरीद लिया, हाँ ठीक है, 1 लाख का, तो अब क्या करना है मुझे? वहां पे जाके खरीद लिया मैंने, तो हाँ। उसमें क्या चार्जेस लगेंगे मेरे? तो फिर उसके बाद बेसिकली जो टिपिकल ब्रोकरेज होता है वो चार्ज लगेगा। ठीक तो उसमें 2 प्लान्स है हमारे, 0.25% और 0.15% के 2 प्लान्स है, तो वो आप देख सकते हो वहां। द ब्यूटी इज, एंड विच इज वाई हमारा बिजनेस आज चल पा रहा है, इज यूएस में फ्रैक्शनल शेयर्स आप खरीद सकते हो। तो अगर लेट्स से अमेजॉन $4,000 का शेयर है, तो आप $1 से भी खरीद के चालू कर सकते हो। तो उस चीज, वरना हम अगर ये सेम बिजनेस 5 साल पहले भी करने की ट्राई करते तो लोग हर बार थोड़ी 4,000 का शेयर खरीदने बैठते। तो वो अब एक्सेस ओपन हो गया है काफी लोगों के लिए, तो उसकी वजह से आप आपने लेट्स से $1,000 डाल दिए, तो आप $10 10 कंपनी में भी डाल सकते हो और आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने कंपनी में डाला, मेरा चार्जेस तो आपने कहा 0.5 और 0.15 और समथिंग। 0.25
बेसिक प्लान और 0.15% इफ यू आर अ प्रीमियम कस्टमर। ठीक है, मेरे चार्ज लग गए, जो बेस से बचा मैंने उस, जैसे मान लो मेरे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने थे, हाँ मैंने 90,000 के तो शेयर खरीद लिया, मुझे कुछ शेयर खरीदना था, 10,000 पड़े, तो वो जो हाँ 10,000 कैश पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, मेरे इंडिया अकाउंट में या यूएस अकाउंट में, और जो शेयर पड़े हैं 90,000 के हाँ वो कहाँ पड़े हैं, यूएस अकाउंट में पड़े हैं कि इंडिया अकाउंट में पड़े हैं? हाँ, नहीं ये सही क्वेश्चन है। तो कैश आज जो है यूएस बैंक में पड़ा रहता है, हमारा पूरा कैश जो है यूएस बैंक के साथ हम काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो में, आई थिंक मे बी सूनर, वो कैश क्या कर रहे हैं, हम गिफ्ट सिटी में सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। अगर लोगों मतलब ये गिफ्ट सिटी एक नया जुरिस्डिक्शन है जो इंडिया में आ रहा है, अप एंड कमिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो कैश हम अब गिफ्ट सिटी में होल्ड करना चाहते हैं, तो इंडिया में ही रहेगा वो कैश टेक्निकली। हाँ, टेक्निकली आज की डेट में जो पैसा पड़ा है अभी वो वहाँ पड़ा है, यूएस बैंक 6 महीने साल भर के अंदर टारगेट है इंडिया में रहेगा, जो शेयर्स खरीदे हैं वो भी वहीं पड़े हैं। वो कस्टोडियन के जो हम बात कर रहे थे, कस्टोडियन मॉडल है, वो एक बड़ा कस्टोडियन होता है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होल्ड करता है, वो ये शेयर्स होल्ड कर रहा है। वहां पे सिक्योरिटी है मेरे शेयर की, जो वो 4 करोड़ की गारंटी थी वो है मेरे पास। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर कोई मान लो टेक्निकल ग्लिच आ गया मेरे पास, हाँ कि जैसे अभी आजकल, कहने का मतलब मैं रिस्क फ्री वाला काम करना हाँ चाहता है, भाई चाहे मैं इन्वेस्ट 1 लाख ही कर रहा हूँ लेकिन टेंशन पूरी है। हाँ कि आजकल वो सुनते हैं कोई एक्स प्लेटफॉर्म था साहब, हाँ वहां पे कुछ ग्लिच आ गया तो सारे क्रिप्टो सेट उड़ गए, हाँ किसी में बोले भाई साहब हैकिंग हो गई तो रातों रात खाता साफ हो गया, तो पहली बात ऐसा तो नहीं होगा, नहीं, और अगर हो गया तो मैं इंश्योर्ड तो हूँ। करेक्ट। सो एक तो हर एंटिटी के साथ जो आप काम कर रहे हो वो रेगुलेटेड है, ऐसा ठीक है। नहीं है कि भाई कोई ओवरसाइट नहीं है, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर कोई पता नहीं, वो नहीं है। हम खुद फिनरा जो वहाँ यूएस का ब्रोकर है, जो यहाँ सेबी का इक्विवेलेंट है वहाँ, उनसे रेगुलेटेड है, और वो एन्युअली ऑडिट्स करते हैं और सब चीज देखते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में। तो वो एक है। फिर आप हम जिसके साथ भी काम करते हैं वो भी रेगुलेटेड। तो एक तो पहले वही लेयर ऑफ कंफर्ट है, बाकी अगर कुछ हो भी गया वर्स्ट केस तो वो जो इंश्योरेंस की बात कर रहे थे वो भी आ जाता है। सेकंड, जो आपने फ्रैक्शनल शेयर की जो बात की कि भाई अमेजन का एक शेयर $4,000 का है, आप एक बार में नहीं खरीद सकते, आप $400 करके 1/10 भी खरीद सकते हो। हाँ। ये जो ऑप्शन है मुझे वेस्टेड के थ्रू ही मिल रहा है या डायरेक्ट भी मैं खरीदूंगा तो ऑप्शन है? अब आई थिंक काफी लोग कर रहे हैं, हमने जब चालू किया था तब ये नया था, बट अब आई थिंक यूएस में भी चालू हो गया है। तो क्योंकि सबसे बड़ा डर ये होता है इतने महंगे महंगे शेयर कौन ले, आज एक ले लिया, हाँ? मतलब कहने को हमने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर कितने हैं बोले आधा, शेयर कितना है बोले 1। हाँ। अच्छा, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम की लिमिट नहीं है ना कि इतने तो लेने ही लेने हैं, इतने तो कुछ भी ले कुछ भी कर सकते सकते हो। हो। अब सर ऐसा है, मैंने दे दिए पैसे, 1 लाख का मेरा शेयर था, अब वो खरीद लिया मैंने एनवीडिया, वो बढ़ गया, वो हो गए 1 लाख के 2 लाख। अब मेरे को बेचना है और वापस खाते में लेना है, क्या प्रोसेस है और क्या चार्जेस है? तो सेम, आप जब बेचोगे तब वो ब्रोकरेज चार्ज एप्लीकेबल होगा जो सेम 0.25 0.15% बाई सेल दोनों पे लगता है। फिर इसमें यही चीज है कि अगर आप चलो 2 लाख के बेच दिए, वो $2 लाख आपके वॉलेट में ब्रोकरेज अकाउंट में कैश तरीके से रहते हैं, तो आपको नेसेसरी नहीं है कि इमीडिएटली विड्रॉ करके वापस लाना है। आप बाय सेल जब तक भी करना है कर सकते हो। यहाँ एक रेगुलेशन ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप, इंडिया रेगुलेशन यही बोलती है कि 6 महीने से ज्यादा आप कैश वैसे का वैसे नहीं रहने दे सकते, आपको इन्वेस्ट या तो करना पड़ेगा। खरीदो या बेचो या वापस लाओ, पड़े मत Correct. रखो। 6 महीने से ज्यादा मत पड़ा रखो। तो ठीक है। अगर वापस लाना ही है आपको, तो फिर आप जैसे ही डिपॉजिट किया था वो सेम चीज विड्रॉ करोगे, और दोनों ही डिपॉजिट विड्रॉल पे एक एफएक्स चार्ज लगता है बेसिकली, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है वो बैंक चार्ज करते हैं। तो वो तो एक तो एफएक्स चार्ज लग गया जो कि मेरी रुपी टू डॉलर, डॉलर टू रुपी हो रहा है। करेक्ट। एक वो एक्सचेंज का चार्ज लग गया जो कि आने जाने का था, 2 चार्ज लग रहे हैं। बस ये दोनों ही है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ, हाँ। एक अभी ये पूरे प्रोसेस की टाइमिंग की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंट खोल रहा हूँ ब्रोकरेज पे, कितना टाइम लगेगा? इंस्टेंट, तुरंत 2-3 मिनट में जैसे ही सबमिट करो खुल जाएगा। ठीक है। मेरे को वहां से पैसा ट्रांसफर करना है यहाँ से और बाय करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा? उसके लिए कट ऑफ्स होते हैं बैंक के, तो टिपिकली बिकॉज जैसे आप सबमिट करते हो पीछे बैंक पे काफी चेक्स होते हैं, तो 3 या 4 बजे के पहले कर लोगे तो शाम को, जैसे यूएस खुलता है, यूएस मार्केट 7 बजे खुलते हैं, तो उसके पहले आ जाएगा पैसा। ठीक है। उसके बाद करोगे तो नेक्स्ट डे 7 बजे तक आएगा। ठीक है, मतलब एक दिन 24 to 48 आवर्स लगभग लगेंगे। हाँ। ठीक है। मैं जब मैंने बेच दिया, तो बेचने के बाद वापस आने में कितना टाइम लगेगा? सेम चीज वहां पे अगर आप रात को कर लोगे यूएस टाइम, यूएस खुला होगा तो नेक्स्ट डे तक आ जाएगा इंडिया में। अगर आप इंडिया मॉर्निंग करोगे तो उसको एक और दिन लग जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गई बात, मैंने 1 लाख की चीज बेच दी, 2 लाख में पैसे आ गए, मजा आ गया। अब टैक्सेशन की बात, टैक्स कितना लगेगा और कहाँ लगेगा? इंडिया में लगेगा, यूएस में लगेगा, दोनों जगह लगेगा? हाँ, ये तो मतलब सबका फेवरेट क्वेश्चन है। सीए सर, सीए बिना तो क्या है? करेक्ट। टैक्स का तो मतलब करना ही चाहिए। कहाँ, कितना? हाँ, तो यूएस में कुछ नहीं लगेगा। अच्छा। कैपिटल गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं लगेगा।
इंडिया में अब काफी एक्चुअली स्ट्रीमलाइन हो चुका है, सो जस्ट द डिफरेंस इज कि लॉन्ग टर्म थ्रेशोल्ड, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में थ्रेशोल्ड 2 years है, इंस्टेड 24 months है इंस्टेड ऑफ 12 months। 24 months के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, उस पर 12.5%, जो सेम इंडिया में वैसे ही। उसके नीचे रखो तो आपकी जो शॉर्ट टर्म Slab इनकम के टैक्स according। स्लैब के अकॉर्डिंग है, तो बस मतलब काफी बेसिकली सेम चीज ही है, बस वो जो 12 महीने होता है इंडिया में शॉर्ट टर्म लॉन्ग हाँ। टर्म का, या 24 महीने होता है, that's it। एग्जैक्टली। और यूएस में टैक्स नहीं लगेगा मेरा 1 रुपया भी। हाँ, तो कैपिटल गेन पे नहीं लगेगा। अब आते हैं डिविडेंड पे। ठीक है। तो डिविडेंड पे एक विथहोल्डिंग रहता है, तो वहां आपको अगर $100 का डिविडेंड मिल रहा है कोई कंपनी से, $25 वहां पे कट हो जाएगा, आपको अकाउंट में 75 ही मिलेगा। उस 25 जो आपने पे किया हुआ है वो यहाँ इंडिया में आप क्रेडिट ले सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरा 75 प्लस 125 टोटल डिविडेंड आया, इतना मैंने पे कर दिया टैक्स ऑलरेडी, तो मैं वापस नहीं करूंगा। उसके ऊपर जो भी अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब है तो एडिशनल पे करना होगा। एक चीज और है इसमें कि भाई जैसे कई लोग होते हैं, मैं कई कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, हाँ। मान लो कोई गूगल में जॉब कर रहा है गुड़गांव में ही, अब उसको कुछ तो कैश मिलता है, कुछ ईसोप्स भी मिलते हैं, हाँ उसका कैसे क्या कि वो ईसोप्स कभी कैपिटलाइज कर पाता है नहीं कर पाता है, क्या रहता है उसका? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में अभी जो ये सब जीसीसी जो आ रही है, कैपेबिलिटी सेंटर्स। सर जीसीसी इज द इंडिया इज द जीसीसी वर्ल्ड, जीसीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। दुनिया की 40% ज्यादा जीसीसी इंडिया में है। हाँ, और भी नए नए बढ़ खुल रही। रहे हैं, मतलब ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। हाँ तो काफी लोग हैं जो ये बकेट में आते हैं, जो मे बी अ ग्लोबल कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, इंडिया में ऑफिस है, उनके लिए काम कर रहे हैं और उनको स्टॉक ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी यूएसडी है और यूएस स्टॉक्स है ऑलरेडी। तो वो क्या कर सकते हैं, या तो बेच के वापस ला सकते हैं इंडिया, या फिर वही स्टॉक्स सेल करके वेस्टेड में ट्रांसफर कर सकते हैं कैश और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो रेगुलेशन के अंडर अलाउ किया गया है। तो आप एसेंशियली यू कैन कीप योर ग्लोबल एक्सपोजर द सेम। सो जो भी पैसा पड़ा था उसमें, एक चीज क्या होती है लोगों के साथ कि यार 10 साल तक अभी आप काम कर रहे हो गूगल में फॉर एग्जाम्पल, आपको इतने सारे स्टॉक ऑप्शंस मिल गए कि आपका काफी सारा वेल्थ एक ही कंपनी में सॉर्ट ऑफ अटक जाता है इन अ वे, राइट? कि मतलब मेरा इनकम भी वही कंपनी पे है, मेरा वेल्थ भी वही कंपनी में बिल्ड हो रहा है, तो मतलब रिस्क ज्यादा हो गया। तो लोग बेच के डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और अब वो डाइवर्सिफाई करने के लिए वेस्टेड पे, क्योंकि पहले कोई ऑप्शन था नहीं, अब वेस्टेड पहले पे आपको रखना ही पड़ेगा। अगर तुम गुड़गांव में 10 साल से काम कर रहे हो गूगल हाँ। के लिए, तो जो भी ईसॉप्स आए हैं वो तुम्हें इकट्ठे पड़े हैं, वो उसका रिडीम कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अगर आप यूएस में रहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन मिल जाता है, बट इंडिया वालों के लिए कुछ नहीं है। तो अब ऑप्शन मिल गया है और अब काफी लोग वैसे ही रिडीम करके री इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क कम हो। तो सर पहले तो मतलब फिर परेशानी हो जाती होगी, आपके 6 साल से इन्वेस्टेड, तो 6 साल के पहले जो था उस बेचारा क्या करता होगा वो? बस बेच के वापस लेके आ जाते थे, और कुछ था ही नहीं ऑप्शन। सर वेस्टेड पे जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड, आप जाके यूएस स्टॉक ले सकते हो, यूएस का म्यूचुअल फंड ले सकते हो, यूएस के स्टॉक में ट्रेडिंग हो सकती है, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह ये चीजें हो सकती है? नहीं, तो वो वैसे भी रेगुलेशन में अलाउड नहीं है, तो फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, मार्जिन नहीं है, सिंपल इन्वेस्टिंग है। अच्छा, एक अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं यूएस मार्केट हाँ। क्योंकि इंटरनेशनल बोलते हैं यूएस ही दिमाग में आता है, तो यूएस के अलावा मान लो चाइना मार्केट में काम करना चाहे हाँ। तो कर सकते हैं? तो अभी फिलहाल हमारा यूएस मार्केट ही है, बट यूएस मार्केट के थ्रू काफी ग्लोबल कंपनीज मिल जाती है। ठीक है। जैसे देखेंगे तो अपनी मेक माई ट्रिप इंडियन कंपनी लिस्टेड यूएस मार्केट पे है, तो वैसे है। काफी चाइनीज कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज वहां लिस्ट हो जाती है, तो वो एक ऑप्शन है। बट हमारा गोल यही है कि डायरेक्ट एक्सचेंजेस जो वहां के कंट्री के एक्सचेंजेस है वो भी हम प्रोवाइड करें। दुनिया के जो लेट्स से टॉप 10-15 एक्सचेंजेस है वो आपके पास होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे। तो अब हम ओवर टाइम विल ऐड ऑल ऑफ दोज अदर एक्सचेंजेस ऑल्सो, ताकि जस्ट यूएस एक्सचेंज नहीं बाकी एक्सचेंज भी मिल जाए। तो यूरोप हो गया, जापान, सिंगापुर, काफी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज हर जगह पे है, जो अभी आने वाले टाइम में आने वाली है। हाँ। जैसे चाइना वगैरह कुछ में स्ट्रेटजिक वगैरह चीजों से अलाउ तो करते होंगे नहीं करते होंगे? वैसे अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, पर इंडियन शायद कर नहीं सकते या कर सकते हैं, क्या है? लिस्टेड स्टॉक्स में कोई इशू नहीं है, मतलब एज एन इन्वेस्टर तो आप कर ही सकते हो। पहले क्या होता था, चाइनीज कंपनीज हाँ। इंडिया में सीधा इन्वेस्ट करती थी, बाद में वो गलवान के बाद से कह दिया नहीं, Correct. तो अभी तो पुरानी कंपनियों ने स्टेक बेचा, बाकी कंपनीज आई, हाँ। तो अब वो नई कंपनी इन्वेस्टमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ऐसा तो होता ही होगा अगर दूसरे मार्केट में डाले तो। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब अनलिस्टेड कंपनी में कर रहे हो, बट अगर कोई एक्सचेंज पे ट्रेड कर रही है तो एज एन इन्वेस्टर तो कर ही सकते हो आप। हाँ, क्योंकि ईटीएफ का तो है ना, जैसे बीच में वो आ रहा था कि विजय केडिया जी ने चाइनीज मार्केट में ईटीएफ वगैरह लिया, ऐसा कुछ चल रहा था, तो ले तो सकते, ईटीएफ ले सकते होंगे। इनफैक्ट
लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 1.5 ईयर में चाइनीज और हांगकांग मार्केट्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो लास्ट 5 साल में कुछ नहीं किया, बट सडनली अभी अच्छा कर रहे हैं। सर अब वेस्टेड की बात करते हैं ओवरऑल, कि अभी टोटल वेस्टेड पे कितने यूजर हैं और आज की डेट तक कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, मंथली डेली क्या ट्रांजेक्शन होता है? आई थिंक कुछ 3 लाख जितने कस्टमर्स है। और आज इनफैक्ट मोर एंड मोर पीपल आर नाउ फाइनली गेटिंग अवेयर कि हमें करना चाहिए इंटरनेशनली इन्वेस्ट। तो वो चीज़ अभी ग्रोथ वाइज इज क्वाइट गुड। और अब तक कितना, आई थिंक कुछ 9,000 करोड़ जितना इन्वेस्ट लोगों ने किया हुआ है। तो एसेट्स जो बोलते हैं तो वो है। और मंथली बेसिस पे हम कुछ 2,500 करोड़ का वॉल्यूम हैंडल करते होंगे। तो ओवर टाइम नाउ thankfully the growth has come, and as a company now we are profitable as well. So that feeling is good. सर एक एक्चुअली क्या है, जैसे इस अभी जो लग रहा है ना कि इंडिया का आदमी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, हाँ। ये बहुत एकदम प्योर लॉजिकल चीज लग रही है कि हाँ यार करना ही चाहिए, जरूर बात है। लेकिन 6 साल पहले इस चीज के बारे में सोचना अजीब सा लगता था। तो ये आइडिया पहली बार तो आपके दिमाग में कैसे आया कि यार इंडियन मार्केट ही, अभी इंडिया में ही टोटल 5% लोग हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। अभी तो रियल एस्टेट और गोल्ड से ही बाहर नहीं निकले। Correct. अब ऐसे टाइम पे सोचना कि यार अपन इंडिया छोड़ो बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे, Correct. हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया? तो मैं एक्चुअली मैं भी एक ऐसा था जो वन ऑफ दीज जीसीसीज में काम करता था। तो मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में काम करता था, जहाँ पे आप यहाँ से ग्लोबली कवर करते हो कंपनीज। तो एक्चुअली जो फ्रंट ऑफिस होता है वो जाके क्लाइंट इंटरेक्शन करता है, बट काफ़ी एनालिसिस, प्रेपरेशन एक्सेट्रा यहाँ से होता है। तो उस चीज़ के थ्रू मुझे एक्चुअली ग्लोबल कंपनीज को स्टडी करने का काफ़ी मौका मिला, और उनके वैल्यूएशंस, मॉडल्स, क्या क्या टाइप की कंपनीज है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज थी। तो वो फिर उस टाइम पे मैंने अपने ब्रोकर को जाके पूछा था कि यार मेरे को तो दिख रही है ये 2-3 कंपनीज काफ़ी सही है, ये तो मतलब करने ही वाली है अच्छी, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? हाँ। तो उसने हंस दिया था मेरे पे कि यार नहीं कर सकते आप इंडिया से। तो समवेयर वो जैसे एज ए सीड रहा था कि यार ये क्या है, मतलब लोग हम पूरे टाइम एफआईआई एफपीआई की बात करते रहते हैं, तो हम कहाँ एफआईआई एफपीआई बनेंगे। तो ऑफकोर्स तभी कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं पढ़ाई करने गया था, फ्यूचर स्टडीज करने गया था। तो एज अ गुजराती तो ऑलवेज वो धंधे का कीड़ा तो रहता ही है कि यार कुछ करना है कुछ करना है। तो 2 साल मिल गए ऐसे, जब पढ़ाई चल रही थी तो सोचा कि यूज़ करते हैं, कुछ चालू हो जाए तो उसके टाइम पे। तो मैं तब वो यूएस में था, और तो मैं वही देख रहा था लाइफ में मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की है। वही सबसे इजीएस्ट वे होता है टू सी कि अगर खुद ने फेस किया है तो कोई तो और लोग होंगे, और फिर आप बात करो उनसे ऑफ कोर्स टू वैलिडेट, बट वो लॉजिक से आप कुछ सोच सकते हो। तो वही थिंकिंग था, और उसमें से ये आया एक कि अरे हाँ, मतलब लोग इंडिया से इन्वेस्ट तो कर नहीं पा रहे इंटरनेशनली, क्या और लोग हैं जो करना चाहते हैं। और फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए जिससे वैलिडेट किया कि भाई एक्चुअली मतलब नीड इतना स्ट्रांग है कि लोग काफी हद तक मेहनत कर लेंगे टू इन्वेस्ट इंटरनेशनली, इवन इफ द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। सो उससे फिर वैलिडेशन आया कि हाँ चलो नीड है, और फिर बस लग गए उसके पीछे। बिकॉज एक्चुअली ये आपने एकदम सही कहा, जो आपने अभी कहा ना शुरुआत में, जो कहा था भाई 3 तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक बंदा जो ग्लोबली अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जो आपने हाँ। कहा सेम चीज मैं खुद में रिलेट कैसे करता हूँ। जैसे मैं शार्क टैंक जो यूएस वाला देखता हूँ ना, हाँ। तो कई कई एपिसोड में ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं, मैंने कहा भाई क्या कंपनी है ये, तो मक्खन हाँ। कंपनी है, इसमें तो बता कितने भी लगा दे, ये तो 10x कंपनी है। लेकिन फिर याद आता है यार ये तो बाहर की है, यार अपन तो इधर बैठे हैं, अपन कैसे करें इधर। अच्छा वो तो अनलिस्टेड है, उसमें भी नहीं कर पा रहे। मान लो लिस्टेड कंपनी, रिसर्च करते करते पता पड़े एनवीडिया करके कंपनी है, धूम मचाने वाली है। हाँ। अब पता तो पड़ गया, पर मन मार के बैठो, बस अखबार में खबरें पढ़ो कि एनवीडिया बढ़ गई, एनवीडिया बढ़ गई। तो अगर रिसर्च करी तो कहीं कुछ तो करे। हाँ। तो सर ये आइडिया जब आया, हाँ। आइडिया आया, आपने कहा बनाते हैं, बनाया, तो ये बनाने के बाद क्या लगा, इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा रहा? एक तो मजे आ गए कि दुनिया वेट ही कर रही थी, टूट पड़ी, हाँ। या बहुत स्ट्रगल आया कि यार ये तो बन ही नहीं रहा यार? क्या थे इनिशियल स्ट्रगल्स? वो जो ऑलवेज वन वो ड्रीम की, वो जो बोलते हैं ना बिल्ड इट एंड दे विल कम, मतलब बना लो और फिर वेट करो बस आ जाएंगे। बट वो ऑफ कोर्स नहीं हुआ, बिकॉज लार्जली ये जैसे आपने बताया कि लोग सोच भी नहीं रहे थे ना, अजीब लग रहा था सोचने का कि ये इंटरनेशनली कर सकते हो। तो वही था, हमने जैसे ही चालू किया तो लोगों का पहले क्वेश्चन यही था कि हम कर भी सकते हैं, ये लीगली होता भी है, ये तो यार मतलब सुना हुआ नहीं है ये। अच्छा कोई भी चीज जो नहीं सुनी हुई है और पहली बार सुनते हैं स्कैम लगती है। हाँ। मतलब मुझे कोई भी अगर कोई ऐसा आप मुझे आके प्रपोजल बोले, हाँ। अरे राहुल भाई नीदरलैंड की एक कंपनी है, हाँ। शानदार है, आप उसमें लगा दो ये हो जाएगा, लो अकाउंट नंबर। मैं कहा हाँ। यार नीदरलैंड की कंपनी है, अपन कैसे लगाएंगे यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है, स्कैम है। तो अब जो चीज समझ नहीं आती वो स्कैम होती है। एग्जैक्टली। और इतने हो चुके हैं आजू बाजू के, आपको लगता है कि यार मतलब यार इंडिया में स्कैम हो रहा है, तो बाहर की बात कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो सोच के बेटर लगता है कि चलो नहीं पैसे बच जाएंगे।
तो 3-4 साल लगे। एक तो प्रोडक्ट ही नहीं था, वो बनाने में 3-4 साल लगे, प्लस लोगों को एजुकेट करना कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये लीगली कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को अब लास्ट 2 साल से ऐसा लग रहा है कि यार मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। और मैं तो ये स्टोरी मतलब 20 साल की स्टोरी देखता हूँ। विजन यही है कि 20 साल बाद लोग बोलेंगे अरे अच्छा इंडिया के एफपीआई आके यहाँ मार्केट हिला के गए। तो वो 20 साल की स्टोरी है और अभी तो टाइम है। और हिला जाएंगे सर इंडिया के, मतलब इंडिया वो ऐसा है कि 5% आज की डेट में हम स्टॉक मार्केट भी नहीं, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आने वाले 10 साल में, 20 साल में 15-20 करने लग गए और उसका सर्टेन पोर्शन भी बाहर डाल दिया, तो हिला के तो जाएंगे। एग्जैक्टली, हमको है भरोसा भारत पे। थोड़ा गोल्ड लिक्विडेट करके यहाँ आ जाए तो वो तो और भी बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ देखो आज की डेट में सर उसको ऐसे समझना, पैसा आते ही इंडियन आदमी, पैसा आते ही घर की जो लेडी ऑफ द हाउस है वो सोना ले लेती है सबसे पहले, है ना, और जो मैन ऑफ द हाउस है वो घर ले लेता है। और इतनी इनकम है साल भर में, वो जो जिसने आज घर ले लिया वो 25 साल तक ईएमआई देता रहेगा इसकी, और 25 साल में छोटा छोटा करके महिला गोल्ड इकट्ठा कर लेगी, तो वो बाकी के लिए जगह नहीं बचती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अब आ गया जेनजी। अब जेनजी कह रहा है यार गोल्ड अपने को समझ नहीं आता, क्या करेंगे गोल्ड का। फिर वो कहता है रियल एस्टेट भी समझ नहीं आता अपने को, तो अपन तो वो ना उड़ता फिरू पंछी, हम तो पिताजी ने बनाई दिया 2 प्रॉपर्टी है, अब क्या करना है घर लेके, क्या कौन लेगा लैंड। पहले होता ना जाके लैंड पसंद करके आएंगे, शहर से 20 किलोमीटर दूर ले ली, फिर उसको 20 साल छोड़ दी। जेनजी कह रहा कौन लैंड लेगा, कौन 20 साल छोड़ेगा। तो अब जो भी असेट लिक्विडेट होगी, जेनजी तो लैंड में नहीं जा रहा, गोल्ड भी जाएगा, तो वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू की गोल्ड का ETF ले लूं, डिजिटल गोल्ड ले लूं, म्यूचुअल फंड ले लूं, वो गोल्ड लेके तो नहीं बैठेगा। तो ये जो जेनजी है इससे उम्मीद है कि 20-25 सालों में ये स्पेक्ट्रम बदल तो देगा। एग्जैक्टली, और बदल देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो सर ये नया कॉन्सेप्ट है, इस लोगों को कैसे एजुकेट करते हो आप? लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा कोई सिल्वर बुलेट जैसा कुछ है नहीं कि यार ये कर लिया हो गया। कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस जहां से हम लोगों को समझा पाए कि क्यों करना चाहिए ये, आई थिंक मेनली ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो वो ट्रांसपेरेंटली लोगों से बात करना अक्रॉस द इंटायर प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने एक न्यूज़ सॉर्ट ऑफ वीकली न्यूज़ कंटेंट क्रिएट करना चालू किया, बिकॉज हमने रियलाइज ये किया कि यार आप इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप 10 जगह से सुनते हो लोगों से कि यार ये हो रहा है, ये टिप आ जाती है, ये कंपनी का ये पता चल जाता है, तो फिर उस बेसिस पे आप डिसीजन बना लेते हो। इंटरनेशनल कंपनीज, इतनी अच्छी कंपनीज, लोगों को पता नहीं है कि अच्छा ऐसा भी है। लाइक मतलब एशियन पेंट्स की इक्विवेलेंट यूएस में आपको मिल जाएगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पेरेंट कंपनी मिले, तो वो सब चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। तो उसके लिए जस्ट बेसिकली क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, उस पर लिखना, उस पर एजुकेट करना। एक अभी कम्युनिटी इनिशिएटिव कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे थोड़ा क्रिटिकल मास आया है, तो अब वन पर्सन इफ दे सॉर्ट ऑफ एजुकेट द अदर पर्सन, तो वो थोड़ा फास्टर हो सकता है। तो लॉन्ग प्रोसेस है, अभी तो चालू हुआ है, 1 by 1 वी आर ट्राइंग। अच्छा सर, अभी आपकी वेस्टेड की वैल्यूएशन क्या है? अब वो तो हम इतनी नहीं है कि मैं ऐसे बोल पाऊं कि भाई मतलब ये तो बढ़िया वैल्यूएशन, बट ठीक है, आई थिंक दैट्स सर मैं फ्रैक्शनल यूनिकॉर्न हूं। हाँ करेक्ट नहीं सर, चलो इस पे वैल्यूएशन पे छोड़ दें, बता सके तो ठीक है ना, अदरवाइज मैं अब जानना जो चाहता हूँ कि फंड रेस करने का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और स्ट्रगल क्या रहा। बिकॉज आप इंडिया के बंदे को, इंडिया के इन्वेस्टर को या किसी को भी आप बैठा के चीज समझा सकते हो कि देख भाई ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, पर ये नया कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर को समझाना बहुत बड़ी बात है कि भैया ये क्या चीज चालू कर रहा है, इसकी तो 10 लीगलिटी है, मतलब इसमें 10 इफ्स एंड बट्स हैं। तो आपने फंड कैसे रेस किया, क्या रही प्रोसेस, क्या रहे स्ट्रगल? I want to know that. वैल्यूएशन बात की बात है। I mean, मतलब it's been a learning journey यार for me। तो what I realized is कि यार एक तो एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो चैलेंजेस है, एक तो नया कैटेगरी जो सुना नहीं है, प्लस फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, मतलब वो तो डबल ऐसा वो डबल वैमी जो बोलते हैं, वो दोनों को नेविगेट करना पड़ा। तो इनिशियली तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि यार नेटवर्क के थ्रू ही जो इनिशियल पैसा मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। तो वी फाउंड अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर विलिंग टू बैक अस। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ आई थिंक ओवरऑल 20 मिलियन जितना अब रेस किया हुआ है, एंड आई विल टेल यू इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ 20 मिलियन। तो स्टार्टिंग में हमने 3.5 मिलियन रेस किया
तो इनिशियली तो कोई सभी ना बोल रहे थे। तो टिपिकली क्या होता है कि आप जाओ वीसीज इन्वेस्टर से बात करो और वो एक राउंड बन जाता है, बट बिकॉज पीपल वर नॉट इन्वेस्टिंग इन अस, हमें वो टुकड़ों में करना पड़ा। तो इनिशियली किसी ने बोल दिया चलो मैं 100K डाल दूंगा, 1 करोड़ डाल दूंगा, तो वो 1 करोड़ लेके हम जाके थोड़ा बनाते थे प्लेटफॉर्म, फिर थोड़े और कस्टमर्स आते थे, फिर हम वापस जाते थे 10 जन के साथ जिससे हमने बात किया हुआ था कि अच्छा इतना हो गया है तो आप थोड़ा और पैसा दोगे क्या। तो वैसे 4 पार्ट्स में हमने वो पूरा 3.5 मिलियन रेस किया, तब जाके वो हमारा पूरा सीड राउंड जो बोलते हैं वो इनिशियल पैसा मिला। फिर उसके बाद आया कि अच्छा अब नेक्स्ट राउंड रेस करना है तो क्या कर सकते हैं। तो टिपिकली लार्जर राउंड के लिए तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। तो वहां फिर भी नोबडी वाज विलिंग टू टेक अ बेट कि यार ये बिजनेस क्या है, मतलब अभी तक तो किसी ने प्रूव नहीं किया है, बन भी कितना बड़ा बन सकता है कोई आइडिया नहीं है। तो तब जाके मैंने सीखा कि यार एक्चुअली बहुत अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स भी होते हैं इस दुनिया में, और हमें एक एक्चुअली इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिल गया who had a lot of sort of wealth and he believed in our story, he believed in us as a team and he believed in our story। US based है, Indian है, who is based in the US, gentleman named Rahul, and he took a bet on us, which is for an individual a big bet। उसने कुछ 8-9 मिलियन खुद का पैसा डाला। तो that's when I realized, oh my God, राहुल नाम के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ राहुल नाम के लोग दिल के बहुत हाँ अच्छे काफी होते हैं। राहुल के साथ मेरा लेना देना है। तो ये भी एक टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, आई नेवर न्यू, मतलब ऐसे लगता था कि जो न्यूज में आते हैं वही इन्वेस्टर होते हैं। तो दिस वाज प्योर लक। द स्टोरी एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ वी गॉट इन टच। तो उन्होंने कॉलेज में, यूएस में कॉलेज में उन्होंने एक डोमेन खरीदा हुआ था vested.in, और उस चीज की वजह से उन्होंने हमारा कंपनी देखा था कि यार ये अच्छा वेस्टेड वाले सेम नाम वाले क्या कर रहे हैं, उनको कंपनी बनानी थी उस डोमेन के नेम पे। तो देन दैट्स हाउ वी गॉट टू नो अबाउट अस एंड दैट्स हाउ सॉर्ट ऑफ वी गॉट इन टच कि यार ये वेस्टेड अच्छा लग रहा है, लेट्स सी व्हाट दे आर बिल्डिंग, एंड देन वी वर एबल टू रेज आवर सीरीज। सो दैट वाज एन एक्साइटिंग थिंग। एंड देन वन ऑफ द अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स वी हैव डन इज एज द प्लेटफॉर्म बिल्ट आउट अगेन अनकन्वेंशनल रेजिंग, हमारे कस्टमर्स हमारे सबसे बड़े सॉर्ट ऑफ प्रमोटर्स बन रहे थे इन अ वे। तो हमने फिर सब कस्टमर्स जो टॉप कस्टमर्स उनके पास जाके पैसा रेस किया। तो मोस्ट रिसेंटली दैट्स व्हाट वी डिड, एंड that's how kind of we've sort of through unconventional angels, individual sort of who has high net worth and customers, ये तीन completely unconventional category से हमने आज तक पैसा रेस किया है। और that was my biggest, and that's what I tell entrepreneurs now कि यार डोंट गो बाय वन सेट पाथ, एक ही नहीं है पाथ, देयर आर 1000 ways to reach heaven। मतलब ऐसा नहीं है कि यही पाथ है जो आप फॉलो करोगे, बहुत पाथ है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इतना पैसा रेस करना भी है। तो वो सब लर्निंग्स हुई है ऑन द वे। मैं कल एक पॉडकास्ट किया था, उसकी लर्निंग सुबह वाले पॉडकास्ट में भी शेयर की, अभी भी शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था वो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू गेट क्रिएटिव, आपका आइडिया अच्छे आते हैं और आप अलग तरीके से ऑपरेट करते हो। और अगर बाई चांस आपको जरूरत जो थी उससे ज्यादा पैसा रेज हो गया तो आपकी क्रिएटिविटी चली जाती है साइड में, दिमाग फिर चलता नहीं है, फिर आप कहते हो यार ये जो है इसको लगा दे और आगे बढ़ जाए। तो कम पैसे होने के अपने अलग बेनिफिट है। 100%। वो इन द मोमेंट बहुत टफ लगता है, बट इन हाइंडसाइट जाके देखो तो भाई आपने जो भी सब अच्छे डिसीजन लिए होंगे वो तब लिए होंगे जब यू डिड नॉट हैव एवरीथिंग अवेलेबल। सर अभी आपके मेजर की इन्वेस्टर्स कौन कौन है? तो वही जो मैंने आपको बताया, जो ये फैमिली ऑफिस है, दे आर आवर की इन्वेस्टर्स। देन वी हैव अ लॉट ऑफ गुड मार्की एंजल इन्वेस्टर्स। तो जैसे ये रेजर पे के फाउंडर्स है, तो लॉट ऑफ फाउंडर्स सॉर्ट ऑफ नाउ इन इंडिया जो जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुल कंपनीज बना दी है वो इन्वेस्ट करते हैं। फार्म इजी के फाउंडर्स है, वो आर इन्वेस्टर्स। बाकी एक दो छोटे फंड्स है, यूएस, सिंगापुर, इंडिया बेस्ड 3 स्मॉलर फंड्स आते हैं। तो दिस इज द मिक्स दैट वी हैव करंटली। एक क्वेश्चन है सर, मैंने अभी आपने बोला तो मुझे एकदम से क्लिक कर रहा है, ये जस्ट स्किप करता हूँ। गिफ्ट सिटी के बारे में बताइए सर, गिफ्ट सिटी क्या है? क्योंकि गिफ्ट सिटी की बातें बहुत होती है कि गिफ्ट सिटी आके कुछ आ रहा है, वो कुछ क्या है अभी सबको नहीं पता है, ओपेक है मामला। तो आप आज इस पॉडकास्ट पे क्लियर कर दो, मैं इसकी कटिंग काट के अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज गिफ्ट सिटी, नो बाय दिस पेन। इनफैक्ट अलग ही एक कर सकते हैं हम उस पर डिस्कशन, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। तो कॉन्सेप्ट यही है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि यार इंडिया एज अ कंट्री जो विद इन द कंट्री चल रही हो, डोमेस्टिक चीजें चल रही हो, रुपये में सब चलते रहता है ट्रेड, ठीक। बट अगर एक कंट्री को बड़ी कंट्री बनना है तो उनको दुनिया से कनेक्ट होना पड़ेगा। आज की दुनिया में आप अकेले इंटरनली ही पूरा नहीं कर पाओगे, आपको या तो इन्वेस्ट बाहर करना पड़ेगा कैपिटल बनाने के लिए, या तो पैसा अंदर लाना पड़ेगा। तो वो सब फॉरेन करेंसी में होता है। तो अब आज क्या होता था, जो भी इंडिया का कनेक्शन टू द वर्ल्ड होता था वो अलग अलग सिटीज में जाके होता था। या तो कोई है जो लंदन जाके सेटअप कर लेता था फंड अपना, और वहां से पैसा इंडिया लाता था, मॉरिशस जाता था, दुबई जाता था। तो
इंडियंस के डॉलर्स जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास खुद है, जो इंडियंस का पैसा है जो ट्रेड कर रहे हैं फॉर वर्ल्ड के साथ, वो अलग कंट्रीज के साथ हो रहा था. अब द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इट ऑन India's land itself, but it is actually a foreign currency land. So that is basically what is there. In a short way, it's actually very similar to what Western is doing, is connecting India to the world. तो इंडिया है एक ब्रिज है, गिफ्ट, जहां से आप फॉरेन करेंसी में इंडिया से डील कर सकते हो. तो एक एनालॉजी अगर आप देखो तो हांगकांग टू चाइना, ये वेरी सिमिलर एनालॉजी है. तो हांगकांग इज अ गेटवे इनटू चाइना और आउट ऑफ चाइना. वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट गिफ्ट सिटी वाला है. और वहां भाई इंडिया में आपको किसी भी तरह का पैसा डालना है तो गिफ्ट सिटी के थ्रू डालो. हाँ. वहीं से सब जगह जाएगा. Correct. और इंडिया से अगर पैसा बाहर जाना है तो पहले गिफ्ट सिटी में जाएगा, फिर वहां से सब जगह जाएगा. That's it. एग्जैक्ट. और उसके लिए जो कुछ जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई इस गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन हैं जो भी हैं, लेकिन जैसे एक सेज बनता है SEZ, Yes. वहां पे रूल्स अलग हो जाते हैं. करेक्ट. तो इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हैं, पर गिफ्ट सिटी पे आके वो अलग हो गया. गिफ्ट सिटी एक इंडिया में होके भी इंडिया नहीं है, कुछ अलग ही रूल्स रेगुलेशन से चल रहा है. Correct. ऐसा कुछ मैं कह दूं. यस एग्जैक्टली. और उसका एक रेगुलेटर भी है, IFSC है जो रेगुलेटर है. एंड वो रेगुलेटर एक कॉम्बिनेशन ऑफ RBI, SEBI, यहाँ का PFRDA, the IRDI, the insurance regulator, basically ये चारों रेगुलेटर कॉम्बिनेशन इज दिस रेगुलेटर. तो ओवरऑल दे हैव इंडिया रेगुलेशंस प्लस नाउ गिफ्ट के रेगुलेशन जो है वो बनाते हैं. वो ऐसा करके अलग से ऑपरेट होता है. हाँ. तो गिफ्ट सिटी में भाई काम करने का, जैसे मान लो कोई गिफ्ट सिटी में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरा क्या फायदा है? जैसे मेरे को गिफ्ट सिटी का बेनिफिट उठाना है, व्हाट कैन आई डू, या किस तरह के आदमी को गिफ्ट सिटी में जाना चाहिए? तो हमारा बिजनेस जैसे तो इज वेरी मच रेलेवेंट, बिकॉज हम या तो इंडिया को बाहर कनेक्ट करते हैं या तो अब लोगों को भी इंडिया से कनेक्ट करवाना है. तो हमारे लिए ब्रोकिंग बिजनेस कर सकते हो आप, फंड बिजनेस कर सकते हो. तो मोर फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड बिजनेसेस है वहां पे. और उसके लिए वो लोग ने फॉर द CA टैक्स हॉलिडे दिया हुआ है 10 साल का. तो वो एंटिटी पे 10 साल तक कोई टैक्स नहीं है. और यही इक्विवेलेंट करता है अब उनको दुबई के साथ, सिंगापुर के साथ, जहां पे टैक्स नहीं एप्लीकेबल है, इसलिए लोग वहां सेटअप करते थे. तो अब आप खुद इंडिया में ही एक चीज कर सकते हो. सर अब आते हैं थोड़ा कंक्लूजन और माइंडसेट की तरफ आपके, कि सबसे पहले सर आप यू आर अ फाउंडर एंड यू आर आल्सो CEO. तो आप ये आपके पिछले 5-6 साल की जो है ना दुनिया भर के स्ट्रगल की लर्निंग क्या रही फाइनली, जो आप शेयर करना चाहोगे, जो भी अपकमिंग फाउंडर है या एग्जिस्टिंग फाउंडर है, व्हाट वाज द की शेयरिंग्स? 3 चीजें हैं. एक तो जिनके साथ आप काम करते हो और जो आपकी टीम बनती है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज वही रहती है. तो वहां नॉट जस्ट जो आपके टीम में है, बट आपके जिनके साथ आप को फाउंडिंग करते हो वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप को फाउंडर हो, आपके जो इन्वेस्टर्स है, तो वो लोगों को परखना काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. उसके लिए एक मेरी लर्निंग यही रही है कि आप काम करिए उनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि आप सीधा चलो किसी से मिले, एक महीने में कुछ चालू कर दिया आपने, एक पर्सन से मिले, चलो ये अच्छा को फाउंडर लग रहा है, या तो ये अच्छा सीनियर मेंबर लग रहा है, उनको लेके आते हैं. जितना आप उनके साथ काम कर सकते हो वो बेटर, आपको पता चलेगा कि आपकी दोनों की वेवलेंथ कितनी मैच हो रही है. तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग रहा है कि टेस्ट बिफोर यू इन्वेस्ट. बेसिकली आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो लोगों के साथ. दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि किसके साथ काम करना चाहिए. बाकी दूसरा यही लर्निंग रहा है कि आप पेशेंटली काम करिए. तो जितना आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो, उतना लाइफ इजियर हो जाता है, उतना कम स्ट्रेस लेते हो आप. मतलब अगर आपको लगता है कि यार अच्छा कल 3 जन आए जाएंगे, यही सेम चीज करना चालू कर देंगे, तो अगर आपका 5 साल का होराइजन है कि आपको 5 साल में पैसे बना के निकलना है, तो आप स्ट्रेस रहोगे. बट अगर आप सडनली वो 20 साल के टाइम पीरियड पे देखते हो, तो 20 साल पे आपको सडनली पता चलता है कि भाई मतलब ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आप अच्छा धंधा बनाओ, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, तो आप सही रहोगे अगर कुछ नया कर रहे हो तो, है ना. और तीसरा ये है कि आज की दुनिया में इतना कंटेंट आता है, इतनी हर जगह से आप कंज्यूम करते हो, मतलब एंड विच इज गुड, बट आप खुद की सोच रखो. मतलब एक एंड गोल तक पहुंचने के लिए 10,000 पाथ्स है. ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका पाथ अगर ये रहा, ये फाउंडर का ये पाथ था, तो यार मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए. हर चीज के लिए एक अलग पाथ है और वो आप आपका खुद का पाथ बनाइए. तो ये 2-3 चीजें आई थिंक सीखिए. ठीक है, क्योंकि अभी आपने ये तो एग्जांपल से प्रूव ही कर दिया कि वो जो पुराना वाला पाथ फॉलो करते फंडिंग ही नहीं होती. हाँ, कुछ नई चीज उठाई तभी तो हुआ. हाँ. सर अभी आप अकेले फाउंडर नहीं, आई थिंक यू आर को फाउंडर, 2-3 फाउंडर आपके साथ है ना, राइट? थे तो हमने चालू किया था, 3 जन ने चालू किया था. हाँ. बट अब मैं अकेला फाउंडर. सर एक बढ़िया सा टॉपिक, लेकिन इस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. हाँ. लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ और जनता को भी फायदा होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है. वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे आप हैंडल करते हैं? हाँ, समझा, कंट्रोवर्सी समझा. कंट्रोवर्सी आप समझे ना. मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं आज के शायद
6 महीने साल भर पहले अगर किसी से पूछूं ना कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस पे, तो आदमी अपना पूरा व्यू देता है अनफिल्टर्ड हाँ कि ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ अब वो कहता है वर्क लाइफ बैलेंस, रुको एक बार सोच लेते हैं कुछ, कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा न निकले हाँ कि वो ट्वीट होता फिरे। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया रे। बट एक चीज तो यही होती है कि आपको पहले तो खुद प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। मतलब आपको कोई कोई लोगों को मैंने देखा है कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है बाकी चीजें, वर्क प्रायोरिटी लेता है और उनको उस पर फोकस करना होता है। तो वो आपको नहीं एक सर, बार दुनिया decide को करना है। छोड़ो, अब हाँ। आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या मेरा है? तो मेरा वही पहले से रहा है कि मुझे बैलेंस करना है और वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मतलब बाकी चीजें जो जो एक लाइफ होना बियॉन्ड वर्क, कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ वेस्टेड नहीं होनी चाहिए। एज अ पर्सन आई, मतलब मैं काफी अलग रोल्स भी निभाता हूँ। मैं एज अ सन मेरा रोल निभाता हूँ, एज अ हस्बैंड मेरा रोल निभाता हूँ, पोटेंशियली इन द फ्यूचर एज अ फादर। तो वो सब भी मेरी आइडेंटिटी हो, ऐसा नहीं कि बस यही है, बस ये विराम दिखता है तो वेस्टेड का सीईओ है। तो उस चीज, वो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो एक बुक है जो मैं 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, और वहां पे दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट टेकअवेज की बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि आपका जो एंड गोल है, अगर आप कल ना रहे तो व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए कि लोग बताएंगे आपके लिए। और मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि यार ये सिर्फ वेस्टेड नहीं है, ये इसकी 10,000 चीजें और थी। तो वो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि खुद मैं प्रायोरिटाइज करूं, मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें आई थिंक फ्लो होती है। फिर अगर आपके इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, तो आप सोचोगे कि क्या कर सकते हैं। फिर उसके लिए मैंने कुछ, मतलब ऐसा कुछ फुल प्रूफ मेथड तो है नहीं, बट इनफैक्ट मैंने रिसेंटली सीखा, अभी मैं वो जहां मिले जिंदल में, वहां ही सीखा कि भाई एक मॉर्निंग रूटीन रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने चालू किया, वो पहले नहीं था। उससे कुछ तब मेरी काफी काम हो जाता है, सीधा उठ के काम चालू कर दो। पर अब मैं सुबह 2 घंटा कुछ नहीं करता हूँ। तो सुबह उठ के उसमें ही फैमिली टाइम भी आ जाता है, उसमें खुद के लिए, मेरे लिए भी टाइम आ जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है। तो वो सीखा है मैंने। और दूसरा, नाइट मैंने सीखा कि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट। बीच में आप करो वो काम करो, जो करना है कर लो। हाँ, बट स्टार्ट एंड अच्छा करोगे तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाए। तो एंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंड के लिए भी मैंने कुछ अभी चीजें सेट की है। स्टार्टिंग में क्या करते हो अभी आप मॉर्निंग में 2 घंटे? तो एक्सरसाइज एक है, वो खुद के लिए आ जाता है। और फिर उसके बाद 1-2 घंटा फैमिली टाइम, तो बस बैठ के बातचीत करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है लोगों की लाइफ में। वो थोड़ा सोशल कनेक्शन आ जाता है। और एंड में या तो फ्रेंड्स टाइम होता है कभी कभी, या तो सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन करता हूँ, तो वो मेरे को काफी हेल्प कर देता है। या फिर जस्ट डाउन टाइम, नो स्क्रीन टाइम। तो ये 2 चीजें एक्चुअली गेम चेंजर रही है वो बैलेंस बनाने के लिए। तो बस अभी इतना ही है। जैसे स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म कोई, क्योंकि फाउंडर की जिंदगी में तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो जब हाँ। एक स्ट्रेस पीक हिट करता है तो व्हाट डू यू डू? आपका क्या मैकेनिज्म है? तो मैंने एक्चुअली, एक चीज है जो मे बी कॉन्ट्रेरियन व्यू है, और मे बी बिकॉज ग्रोइंग अप इन अ फैमिली जहाँ पे धंधा सभी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार काफी चीजें जो आज लोग स्ट्रेस करते हैं, वो यार इट इज नॉर्मल एज पार्ट ऑफ बिजनेस। वो एकदम बढ़ाया चढ़ा गया है इन अ वे कि यार अच्छा ये तो बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल, बट यार ये होना ही है। तो इट्स अगेन अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन सेटिंग। खुद के लिए एक्सपेक्ट, आप डिफॉल्ट समझो कि कुछ गलत होने ही वाला हो। बिजनेस नहीं होता है जो सही होने वाला है। अगर वो आप माइंडसेट वही रखो कि यार गलत होने ही वाला है, तो आप उसको फिर स्ट्रेसफुल चीज नहीं देखोगे। आप देखोगे अच्छा ये है, ये सॉल्व करेंगे तो ही वैल्यू मिलेगा। तो अगेन अ लॉट ऑफ इट इज विद हाउ यू डील विद द माइंड, कि आप कैसे एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। तो मैंने देखा हुआ है कि यार कैसे हमारे फैमिली में लोगों ने बिजनेस खड़े किए, कैसे वो लोग ने डील किए हार्डशिप्स के साथ। तो फिर मुझे लगता है यार ये तो क्या ही है, मतलब ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और 40-50 साल का करियर है, निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस यही है, एंड है, वो है। तो वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग, और बाकी तो ये सब जो मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन, वो थोड़ा है, डे टू डे में हो जाता है। सर आपने जो बात बोली ना, ये मैं क्लास में पढ़ा, मैं बिजनेस कोचिंग जो क्लास हाँ। होती है उसमें पढ़ाता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई जैसे मेरे साथ ये हो गया कि भाई अरे मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, अरे यार मेरा कस्टमर चला गया, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। मैं कहा ये आप है ना 10, 20, 25, 50, 100 चीजें लिख लो कि भाई तुमको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, लिख लो। तुम्हारा ट्रेन करोगे वो ट्रेन होके भाग जाएगा, लिख लो। ठीक है ना? तुम्हारा ये मान के चलो वो जाएगा, क्लाइंट लेके भाग जाएगा, लिख लो। वो कस्टमर तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएगा, लिख लो। तुम्हारा ऐसे होगा। ये सारी चीजें बिजनेस में होती है। ये मैं सोचना ये कब होगी बस तुम सोच लेना। और तुम सोचो हमारे जीवन के 20 साल निकल गए आज तक नहीं हुआ, तो बस अब होने वाली है।
होगी तो सही। करेक्ट भाई एक बार लाइफ साइकिल जो 30 साल का बिजनेस का है करेक्ट उसमें ये घटनाएं होनी तो है ही। भाई तुम बच्चे से पैदा हुए हो ना, तो वो एक बार बुखार भी, तुम साल भर में एक बार बीमार भी पड़ोगे, हाँ तुम्हारा भाई साहब एक बार कोई सिड्डी से भी पिसलोगे, हाँ कहीं एक बार फ्रैक्चर भी होगा, ये लाइफ में एक बार होता ही है। हाँ तो अब ये exactly. तुम्हारे अगर 50 साल तक नहीं हुआ कि हम तो बढ़िया थे, तुम बुढ़ापे में होगा जरूर। तो एग्जैक्टली तुम वेट किया करो कि ये हुआ कि नक्की, और उसके लिए तैयार रहो। बढ़िया है ये। एंड लास्ट चीज की वन एडवाइस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर, जो कि बंदा अभी फिनटेक में आना चाहता है या इन्वेस्टिंग स्पेस में आना चाहता है, या कैसे भी कोई बंदा सुन रहा है अभी कॉलेज में बैठा है, कह रहा है मैं कॉलेज से फ्री होकर स्टार्टअप चालू करूंगा, हाँ फिनटेक में चालू करना चाहे हाँ तो उसको क्या टिप देंगे? इन्वेस्टिंग में करना चाहे या इन जनरल हाँ कुछ भी करना चाहे? मैं वो खुद के लिए भी प्रीच करने की ट्राई करता हूँ कि यार बड़ा सोचो। आई थिंक इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं काफी, बट और भी चाहिए जो बड़ा एकदम स्टार्टिंग से बड़ा सोचो ना। क्यों नहीं, मतलब वो खुद को क्यों लिमिट कर देते हो कि नहीं हो पाएगा करके। तो वो थोड़ा आई फील, जो भी मैं जिन लोगों को भी मिलता हूँ और जिनसे भी बात करता हूँ जो हमारे से थोड़े अर्लियर इन द जर्नी है, वही पुश रहता है कि यार सोचो ना बड़ा, क्यों नहीं सोच रहे हो। और दूसरी एक चीज की थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि यार ये मॉडल सेट है तो मैं उसको 10% बेटर कैसे करूंगा, नहीं, क्या कुछ अलग ही। और स्पेशली फिनटेक की दुनिया में आज ज्यादा अलग चीजें नहीं हो रही है, तो क्या अलग चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जहां से खुद को सेपरेट कर पाओ। तो ये दोनों ही चीजें, कुछ अलग सोचो और बड़ा सोचो। सर अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पे, हाँ लास्ट ऑफ द टॉपिक, एंड रैपिड फायर ही चलेंगे इसमें। वन बुक दैट यू वुड लाइक टू, यू लव द मोस्ट एंड वुड लाइक टू रिकमेंड। तो हम बात कर रहे थे इसके, माइंडसेट्स इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। ओके, व्हाट्स योर पोर्टफोलियो लुक लाइक? 100 रुपीज में से अगर मैं बात करूं कितना का है? यार जो मैं काम करता हूँ उसमें ही लगाता हूँ, तो मतलब हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी ज्यादा एलोकेशन है, तो 80% वहीं है, और बाकी यहाँ पे मैं SIPs करता हूँ। व्हाट्स योर बिगेस्ट परचेज टिल डेट? मेरा MBA सबसे महंगा परचेज रहा है अभी तक का, बहुत। अभी तक मैं लोन खत्म कर रहा हूँ उसकी। कितना? पूछो मत पूछो मत। मोस्ट बॉट स्टॉक ऑन वेस्टेड? आजकल Nvidia है, पहले टेस्ला था। फेवरेट सिटी इन इंडिया? आमची मुंबई। फेवरेट सिटी इन वर्ल्ड? आउटसाइड इंडिया मेरे को बॉस्टन काफी पसंद है, मैं US में रहा था, तो वहाँ कल्चर प्लस टेक्नोलॉजी दोनों चीजें हैं। योर हॉबी और एनीथिंग यू डू इन फ्री टाइम? यार स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो आई लाइक दैट अ लॉट। और आई लाइक प्लेइंग पोकर, उसमें स्ट्रेटेजी एस्पेक्ट मेरे को बहुत पसंद आता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर डन, तो जिसमें मल्टीपल एक्स निकला हो? कॉइनबेस करके कंपनी है US में, तो वो खरीदी 2-3 साल पहले। अब नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अब कुछ 4x, मतलब 4x पे, 400% पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन कोट दैट कीप यू गोइंग? चाणक्य का कोट है, विच आई रिमेंबर ड्यूरिंग सम टाइम्स वेयर आई फील लाइक यार क्या कर रहा हूँ मैं, विच इज जस्ट कि कुछ चालू, अर्थशास्त्र में आई थिंक है, कुछ चालू कर दिया है तो आप डोंट गिव अप एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। जो काम सिंसियरली करते हैं वो सबसे खुश लोग होते हैं। चलो सर, सो दैट्स ऑल मिलॉट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड, एंड ऑडियंस को सबसे पहले मैसेज कि ये आज की क्लास आपकी मास्टर क्लास थी कि भैया इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, इसमें अपने को पैसा इन्वेस्ट करना है, बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, करेंसी का गेन लेने के लिए, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, और आपको अगर लगता है कि इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ करने के लिए आपको जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और अगर करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको इसमें बता दी है, और इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आई होप आपने पॉडकास्ट से क्या क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और विराम भाई, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे, और एक बार गिफ्ट सिटी को समझेंगे आपके साथ। डन, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मी। थैंक यू।